Super Thinking by Gabriel Weinberg and Lauren McCann। सांसारिक ज्ञान क्या है? रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातें जरूरी है, इन्हें हम जानकारी भी कह सकते हैं, लेकिन बातें इससे आगे भी हैं। कभी कभी जानते हुए भी हम उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक बार अमेरिकन इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने कहा था कि बड़ा सोचने के लिए कुछ दिखाना नहीं है। हमारी परिभाषा भी यही है कि सांसारिक ज्ञान इन्हीं मेंटल मॉडल्स को रोजाना के जीवन में लागू करना है, रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाना है। अब आप पूछेंगे कि ये मॉडल्स कहाँ मिलेंगे? यही जवाब तो गैब्रियल वाइनबर्ग और लॉरेन मैकैन दे रहे हैं। अर्थशास्त्र, फिजिक्स और दर्शन शास्त्र जैसे दूसरे विषयों से संबंधित ये मॉडल्स ही तो आपको रोजाना के जीवन में अपने निर्णयों को बेहतर बनाना सिखाते हैं। यही आपको अगले लेवल पर ले जाते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे 14वीं शताब्दी का दार्शनिक आपको डेटिंग के बारे में क्या समझा सकता है। सही होने से ज्यादा गलतियां ना करना ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, आपसी सामंजस्य के बारे में एक इजरायली डे केयर क्या बता सकता है। अध्याय 1, दुनिया को बेहतरीन नजरिए से देखने के लिए और उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सुपर थिंकिंग एक शानदार जरिया है। दैनिक जीवन में हमें कई तरह के निर्णय लेने होते हैं, चाहे वे छोटे निर्णय ही क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत हो तो हमें पछताना पड़ता है। चाहे वो गलत लाइफ पार्टनर का चयन हो, या अपनी जमा पूंजी खत्म करना हो, या नाखुश करने वाली जॉब हो। जिंदगी में बहुत सी पहेलियां हैं, लेकिन निश्चय पक्का कर लो तो वही उलझनें सुलझ भी जाती हैं। अब आप पूछेंगे, क्या है कोई तरीका? तो हम कहेंगे, सुपर थिंकिंग है ना। इसकी बदौलत आप दुनिया को निश्चित ढांचे से हटकर एक नए अंदाज में देखते हैं। चलिए आपको खुलकर बताते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक मेंटल मॉडल होता है, जिसके आधार पर समस्या का चित्रण दिमाग में होता है। इन तकनीकों को काम में लिया जाता है, जिन्हें ही मॉडल माना जाता है। इन्हें बार बार अपनाकर जीवन की समस्याएं कम की जा सकती हैं। ज्यादातर मेंटल मॉडल्स को तो साधारण आदमी जानते ही नहीं, उन्हें केवल विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं। ये सुपर मॉडल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। विशेषज्ञ अभी इसका इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं, लेकिन बदलते तकनीकी माहौल में ये मॉडल बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। 1840 में फैक्स मशीनों का आविष्कार हुआ, लेकिन जटिल होने की वजह से 100 सालों तक इसका इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ। इतनी महंगी तकनीक को अपनाना हर व्यक्ति या संगठन के बूते में नहीं था। अगर जैसे तैसे आप फैक्स मशीन खरीद भी लेते हैं, तो भी आप अपने जान पहचान वालों से बात तो नहीं कर सकते। वैसे जब कीमत कम हुई तो कई लोगों ने फैक्स मशीन खरीदी और ज्यादा संपर्क संभव हुआ। अगर संख्या की बात करें तो 2 डिवाइस मिलकर एक कनेक्शन बनाते हैं, 5 मिलकर 10 और 12 मिलकर 67 कनेक्शन बनाते हैं। 1970 तक फैक्सिंग काफी लोकप्रिय हुई। इतनी ज्यादा मशीनें होने से नेटवर्क उपयोगी हो गया। अपना खुद का डिवाइस होने पर आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कई बिजनेस होड़ में आ गए। उबर व लिफ्ट जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज की मांग बढ़ी। लोगों ने विश्वास किया तो ड्राइवर्स की संख्या बढ़ने लगी। वैसे ये केवल एक सुपर मॉडल नहीं है जिसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। आपकी सहूलियत के लिए हम आगामी लेसन्स में बहुत सारे आसान शॉर्टकट्स बताने वाले हैं। अध्याय 2, गलतियों से बचने के लिए पहले सिद्धांत की मदद लें। चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही हमारे निश्चय को पक्का बनाता है। 19वीं शताब्दी के जर्मन गणितज्ञ कार्ल जैकोबी की सिद्धांत की बातें करें तो उसका कथन है, इन्वर्ट हमेशा चेंज लाता है। इसका मतलब है कि जब आप दूसरे नजरिए से समस्या को देखेंगे तो उसे सुलझाना आसान हो जाएगा। इन्वेस्ट करने वालों का एक ही उद्देश्य है कि वे लाभ कमाएं, लेकिन जैकोबी का कहना है कि इससे वे रुपया बचाते हैं, इसलिए निर्णय लेते हैं। ये सामान्य ज्ञान की बात है कि कई बार कुछ बेहतर के लिए इंतजार कर लेना अच्छा होता है और गलत निर्णय की संभावना नहीं होती। इस तरह की गलतियों को टेनिस खिलाड़ी अनफोर्स्ड एरर्स कहते हैं, जो सामने वाले की खूबी नहीं बल्कि खुद की गलती होती है। अगर आप भी जीवन में इस अनुभव से गुजरें तो आपको भी ये ख्याल आएगा। इन अनफोर्स्ड एरर्स को दूर करने के लिए सावधान रहना होता है। मूल विचार यही है कि पहले सिद्धांत से ही काम करो और सही राह चुनो। ऑटोमोटिव व एनर्जी कंपनी टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क इसे ही मूल सत्य कहते हैं। जब मस्क अपने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के लिए बैटरी पैक की तलाश में थे, तो उन्हें कहा गया कि उन्हें प्रति किलोवाट आवर के लिए
$600 से कम कीमत नहीं मिलेगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके दिमाग में पहला सवाल आया कि बैटरी पैक बनाने के लिए क्या चाहिए, मार्केट में इस सामान की कीमत क्या है। जवाब था कि उन्हें कोबाल्ट, निकल, एल्यूमीनियम व सील की जरूरत है, जिसकी कीमत महज $80 पर किलोवाट आवर है। मस्क को लगा कि उन्हें सामान खरीदकर अपनी खुद की सेल बनानी चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? दुनिया को सस्ती बैटरी मिल गई। आप यही बातें अपने रोजमर्रा के निर्णय में अपना सकते हैं। अब जॉब ढूंढने की बात ही ले लीजिए। कई लोग हजारों जगह अप्लाई करते हैं और फिर जो भी पहला अवसर मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। पहला सिद्धांत ही है कि अपनी अप्रोच अलग रखो। अपना रिज्यूमे भेजने से पहले अपनी कीमत समझो। आपके लिए अपनी आजादी, रुपया या स्टेटस क्या जरूरी है? फिर अपने कमजोर पहलुओं पर नजर डालो। आप कैसी पोजीशन को स्वीकार करने को तैयार हो, भले ही वो आपकी योग्यता से कम हो। फिर अंत में सभी वैल्यूज की तुलना कीजिए। इसके बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी जॉब उपलब्ध है, बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार जॉब चुनेंगे। अध्याय 3, ऑकम्स रेजर आपकी लव लाइफ बदल सकता है। हमने अभी पढ़ा कि मूल सत्य पर ही ठोस तर्क आधारित होते हैं, लेकिन वे कितने सच हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पुराना सवाल है। दूसरी शताब्दी के रोमन एस्ट्रोनॉमर टॉलमी का तर्क है कि परिदृश्य को साधारण रखना ही अच्छा सिद्धांत है। 1200 साल बाद अंग्रेज दार्शनिक विलियम ऑकम ने भी यही निष्कर्ष निकाला। जब उसका सामना भी इन्हीं स्थितियों से हुआ तो उसने कहा, जितना सादा उतना सत्य। इस सिद्धांत को ऑकम्स रेजर सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब है कि बेकार की सफाई ना दें। अगर हूफ बीट्स शब्द सामने आता है तो घोड़ों के बारे में सोचो, जीब्रा की बात मत करो। इस मॉडल में बहुत से उपयोगी एप्लीकेशंस हैं। अब डेटिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। डेटिंग एप्स और वेबसाइट आने के बाद सही जीवन साथी चुनना आसान हो गया है। बहुत से लोगों को नीली आंखों वाले ब्राजीलियन को रास्पबेरी आइसक्रीम और हॉट योग का कॉम्बिनेशन चाहिए। डेटिंग ऐप पर अब ऐसी चीजें मिलना असंभव नहीं है। ऑकम्स रेजर थियरी की माने तो ये भटकाने वाली चीजें हैं। पहले की बात करें तो रास्पबेरी, चॉकलेट व भूरी आंखें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उनमें कोई आकर्षण, मजाकिया स्वभाव या कोई और खास बात ना हो तो सब बेकार है। गुण ज्यादा जरूरी है। बस इसी तरह आम बातों का जाल टूटता है। 1983 में अमोस ट्वर्स्की व डैनियल कानमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 31 वर्षीय लिंडा नामक महिला कुंवारी, चतुर और बातूनी है। उसने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड किया। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लिंडा एक बैंक टेलर है और स्त्री विषयक आंदोलनों में सक्रिय रहती है। ज्यादातर लोगों को दूसरी ऑप्शन पसंद आएगी। ये होती है कंजंक्शन फॉलिसी, मतलब जो होता नहीं है वो दिखता है। दो घटनाओं के साथ होने की संभावना हमेशा किसी अकेली घटना की संभावना से कम होती है। अब ये तो सबको पता है कि बैंक टेलर होने का मतलब ये तो नहीं है कि फेमिनिस्ट ही हो। अब डेटिंग की बात करें तो आइसक्रीम फ्लेवर की पसंद जानने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसा मैच देखें जो अच्छा हो और आपके कल्चर के अनुसार हो। अब आप जान गए होंगे कि कोई बात सिंपल क्यों होनी चाहिए। अध्याय 4, स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखना कठिन है, लेकिन कुछ न जानने से भी कभी निर्णय आसान हो जाते हैं। अजनबी होने पर दूसरे लोगों को मोटिवेट करना कठिन है, क्योंकि अक्सर हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर हमारा कलीग हमें कोई छोटा अशिष्ट मेल भेजता है तो हम या तो उसे गलत मान लेते हैं या ये मानते हैं कि वो जल्दी में होगा। साइकोलॉजिस्ट इसे मूल रूप से आरोप लगाने की भावना मानते हैं। जब हम अपने व्यवहार को साबित करें तो बाहरी परिस्थितियों का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरे के व्यवहार में कमी ढूंढते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो जायज है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल जाना है, और अगर कोई और ऐसा करे तो लापरवाह है। इसलिए आपको अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए। अब जहां तक हैंडलन्स रेजर के मॉडल का संबंध है, इसमें कहा गया है कि जहां लापरवाही की गई हो वहां आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी तेज आवाज में गाने बजा रहा है तो जरूरी नहीं है आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हो सकता है उसे एहसास ना हो कि दीवारें बहुत पतली हैं। अगर आप इन छोटी मोटी बातों को भूलकर पॉजिटिव सोचें तो आपका कई बातें न जानना ज्यादा अच्छा है। इस मॉडल को अमेरिका के फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी किताब
अ थियोरी ऑफ जस्टिस में स्पष्ट किया है। ये ऐसे काम करता है। जन्म लेना एक लॉटरी की तरह है। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें बहुत से अवसर मिलते हैं। दूसरे बदनसीब होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें ये मानना नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारी सुविधा और दूसरे का नुकसान लाजमी है। रॉल्स के अनुसार हमें इसे समझदारी से मान लेना चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपको आगे का कुछ पता नहीं है और आपको ऐसे समाज की रचना करनी है जो अच्छा है। रॉल्स के अनुसार आपको ये भी पता नहीं है कि आप एक गुलाम के रूप में जन्म लोगे या एक आजाद शख्स के रूप में। तो आप तय करेंगे कि गुलाम होना बहुत ही गलत है। आप अपने खुद को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। खुद के लिए निर्णय लेने में ये मॉडल उपयोगी होगा। मान लीजिए आप एक कंपनी के मैनेजर हैं जो एक ऐसी पॉलिसी को खत्म करने का विचार कर रहा है जिसमें एम्प्लॉइज ऑफिस से बाहर रहकर काम कर सकते हैं। आपको इसमें कई फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आप क्या इस पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे? आपको किसी एम्प्लॉय के सिंगल पेरेंट या बुजुर्ग होने का ख्याल होगा? इससे आपको दूसरे लोगों के संघर्ष का पता लगेगा। अध्याय 5। सामाजिक परिवर्तन में खुद को पिछड़ते नहीं देखना चाहते तो आपको एडजस्टिव बनना होगा। ब्रिटेन में सर्दियों की रात में एक विशेष किस्म के पतंगे होते हैं। इंडस्ट्रीज के आने से पहले से ये पेपर्ड मॉथ्स हल्के रंग के होते थे, जिससे वो पेड़ों के रंग के समान होने से सुरक्षित रहते थे। लेकिन 1811 से 1895 के बीच गहरे रंग के पेपर्ड मॉथ्स की संख्या 0.01% से 98% तक बढ़ गई। क्या कारण था? ये डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियोरी का बेहतरीन उदाहरण है। कोयले की खान के प्रदूषण की वजह से पेड़ों पर गर्द की परत जमने लगी। हल्के रंग के पतंगे आसानी से दिखते और शिकार बन जाते, लेकिन रंग गहरा होने से उन्हें छिपने में आसानी हो गई। अमेरिका के वैज्ञानिक लियोन मेगिन्सन का कहना है कि लोग द फिटेस्ट को ताकत, बौद्धिक क्षमता या उच्च वंशानुगतता मानकर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि आप अपने आप को कितना ढाल सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। पतंगों के रंग बदलने की कहानी से हमें यही संदेश मिलता है। अगर समाज में आपको कामयाब बनना है तो आपको खुद को हालात के अनुसार ढालना आना चाहिए। एक और शानदार तरीका है कि आपका माइंडसेट प्रत्योगात्मक होना चाहिए। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत की कड़ी है। पहले कल्पना करना, फिर उसकी जांच करना, फिर डेटा का विश्लेषण करना, नए सिद्धांत इजाद करना। सफल लोग और संस्थाएं यही माइंडसेट अपनाते हैं। अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए टूल्स पर नजर रखते हैं। अपनी हेल्थ का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आपको पता लगे कि एक विशेष प्रकार का खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कोई शाकाहारी बनने को कहेगा, कोई विशेष प्रकार के भोजन के लिए, तो कोई उपवास रखने के लिए कहेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके खुद पता लगाएंगे। हालांकि आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। एक एक करके कई तरह की डाइट्स खाकर खुद पता लगाना होगा कि आपको कौन सी डाइट सूट कर रही है। यही बात आपकी बौद्धिक शक्ति पर भी लागू होती है। अगर आप नए विचारों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप पुराने विचारों में उलझे रहेंगे। हर समय भाव और विचार बदलते रहते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि एस्टेरॉइड से डायनासोर का सफाया हो जाता है और टायरानोसोरस की स्किन काफी स्मूथ होती है। आज कितने ही एक्सपर्ट्स ने इन बातों को नकार दिया है। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। बस इसी तरह आपको भी अपने विचारों में नयापन लाना है, जैसे पतंगों ने अपना कलर बदल लिया था। अध्याय 6। वास्तविक साक्ष्य और हेत्वाभास के मिश्रण से उत्पन्न हुआ ज्ञान। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां डेटा को महत्व दिया जाता है। मौसम बदलने से लेकर हमारे रोजाना के जीवन के परिवर्तन को समझना जरूरी है। अब तो ऐसी ऐप भी आ गई है जो ये बता देती है कि रोजाना आप कितने घंटे सोते हैं। क्या ये अच्छा है? हाँ या ना? अमेरिका के लेखक मार्क ट्वेन का कहना है कि झूठ को आईना अच्छा नहीं लगता। इस तरह ये संख्या आपको भटका सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि हर जगह आप गिनती ना करें, चाहे ये आपके खाने के न्यूट्रिशन की बात हो या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी। लोग दावा करेंगे कि आंकड़ा उनके पक्ष में है, चाहे वे आपको पीछे छोड़ने की कोशिश में ना भी हो, लेकिन उनके आंकड़े बढ़े हुए भी दिखाए जा सकते हैं। गलती का सबसे बड़ा कारण है कि हम सही साक्ष्यों पर विश्वास कर लेते हैं। गलत डेटा पर विश्वास करना मायने रखता है।
अगर आपने किसी को बेरी खाकर मरते हुए देख लिया, तो आप बेरी खाना छोड़ देंगे, बजाय ये सोचने के कि आपको इसे लिमिट से खाना है। बस इसी तरह तो कंफ्यूजन पैदा होता है। लोगों की वो कहानियां भी सुनिए कि उनके दादाजी एक दिन में सिगरेट का एक पैकेट पीते थे और 90 साल तक जिए। ये स्पेशल केस हमें सामान्य बातों के बारे में नहीं बताते हैं। ये तो वही बात हुई कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और अपने मित्रों को खाने के अच्छा या बुरा होने के बारे में बता रहे हैं। हर मामले में तो सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नुकसानदेह नहीं है। यही तो गलत विचार है कि आपसी संबंध किसी कारण से ही होते हैं। अगर दो घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, तो पहली दूसरी का परिणाम है। बस यही बात ऐसे देखी जाती है कि हर साल लोग फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं। इसी समय अगर किसी को जुकाम हो जाता है, तो वो इसे फ्लू समझकर वैक्सीन का फेल होना मानते हैं। इसमें उलझाने वाला तथ्य ये है कि लोग वैक्सीन लेने के बाद भी सामान्य से ज्यादा संख्या में बीमार हो रहे हैं। फ्लू की इम्यूनिटी लेने में सामान्य जुकाम को न पहचान कर वैक्सीन को दोष देना कहाँ तक उचित है? यही खराबी डेटा के साथ है। अक्सर ये हमें विश्व की बातों को जानने में मदद करता है, लेकिन अक्सर ये हमें उलझा भी देता है। अध्याय 7। भ्रमित सामाजिक व आर्थिक नियमों से आपसी विश्वास कम होता है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। अर्थशास्त्र में इन हालातों को सामाजिक खेल कहा जाता है, जहां लोग खिलाड़ी हैं और एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। अगर एक जीतता है तो दूसरा हारता है। जीवन शतरंज की तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कभी कभी सभी जीत सकते हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी की एक किताब 1984 में आई थी, जिसमें टिप के बारे में डिस्कस किया गया था। जो भी वेटर्स अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देते हैं, उन्हें ज्यादा टिप मिलती है। डिनर के बाद मिंट पेश करना मतलब 3% का इजाफा। 2 मिनट की पेशकश 14%। एक एक्स्ट्रा होते ही 23% होना। आपसी सहयोग का ये बेहतरीन उदाहरण है। एक दूसरे का एहसान चुकाते रहो। ये पूरे विश्व के कल्चर में है। रोमन्स इसे क्विड प्रो क्वो कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ के बदले कुछ। आज के वक्त में कह सकते हैं एक दूसरे की पीठ खुजाना। ये आपसी सहयोग एक सामाजिक कायदा है। कहीं लिखा नहीं है, पर लोग इसका पालन करते हैं। लेकिन हमेशा तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। कभी कभी मार्केट के कायदे पर चलना भी अच्छा होता है। सामाजिकता में सबका भला और मार्केट नॉर्म में खुद का भला। अंतर खुद देखिए। अगर आपको बेबी को रखने की जॉब के लिए 5,000 रुपये मिले, तो ये आपको कम लगेगा। लेकिन एक दोस्त की मदद के लिए उसके बच्चे को आप मुफ्त में 4 घंटे तक अपने साथ रख लेते हैं। दोनों ही उपयोगी नजरिए हैं। अगर भ्रम हो तो चीजें खराब हो जाती हैं। अब इजराइल के किंडरगार्टन का मामला ही देखिए। अर्थशास्त्री डैन एरेली की 2008 में लिखी किताब प्रेडिक्टेबल इरैशनैलिटी में जिक्र है कि बच्चों को लेने पेरेंट्स लेट आते थे। स्कूल ने लेट आने पर फाइन लगा दिया। ये पॉलिसी तब विपरीत हो गई जब पेरेंट्स हमेशा ही लेट आने लगे। इसका कारण ये है कि पहले लेट आने पर पेरेंट्स को कुछ शर्म महसूस होती थी और वे जल्दी आने की कोशिश करते थे। लेकिन अब वे फाइन दे रहे थे, इसलिए वे लेट भी आते और इसके लिए उन्हें कोई शर्म भी नहीं थी। जब किंडरगार्टन ने फाइन लेना बंद कर दिया, तो भी पेरेंट्स की आदत नहीं सुधरी। इस एक्सपेरिमेंट में दोनों ही तरह के नॉर्म्स को टेस्ट कर लिया गया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा मॉडल सही तरह से इस्तेमाल करना है। इस किंडरगार्टन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि चीजों को किस तरह से सही तरह से फ्रेम करना है।